हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 का, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक के हमने किए हैं 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे हम 20 से लेके 23, 20, 21, 22 और 23 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे ये 28 क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट कीजिए। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना है कि जो 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी वो ही यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति थी, फर्स्ट एक्सप्रेशन था। तो देखो समझते हैं इसको। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को व्यक्त करने में मदद की, क्योंकि इसने इस विचार को प्रोत्साहित किया कि लोग देश के मालिक हैं और वे राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। फ्रांसीसी क्रांति से लोगों के मन में ये चीज़ आई है कि जो हमारा देश है, हम ही उसके मालिक हैं। इस प्रकार क्रांतिकारियों ने सम्राट को उखाड़ फेंका, यानी वहाँ पे जो राजा था उन्होंने उसको हटा दिया और समाज में पर्याप्त परिवर्तन लाए। राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में उत्तर क्रांतिकारी फ्रांस की विशेषता ये है कि सर्वप्रथम पितृभूमि और नागरिक के विचार का निर्माण उस समुदाय को समझाने के लिए किया गया जिसे संविधान के अधीन समान अधिकार प्राप्त थे। लोगों को समझाया गया कि देश तुम्हारा है और तुम इसके नागरिक हो। और फिर एक नया ध्वज चुना गया, तिरंगा चुना गया। एस्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों की एक निकाय द्वारा चुना गया और इसे नेशनल असेंबली का नाम दिया। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के बाद यूरोप, ये जो फ्रांसीसी क्रांति वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में कई बार आया है और मैंने आपको करा भी रखा है ये, बाकी जो इससे पहले प्रीवियस ईयर करा रखे हैं। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के बाद यूरोप ने राष्ट्रवाद का विचार दुनिया के अन्य भागों और शेष औपनिवेशिक भागों में फैल गया। फ्रांस में जब ये क्रांति सफल हुई, फ्रांस आज़ाद हो गया, वहाँ से मतलब जो राजा था वहाँ का हट गया और वहाँ पे लोकतंत्र आ गया, तो यूरोप ने और दुनिया के जो बाकी हिस्से गुलाम थे दूसरे देशों के, तो उनके अंदर भी ये भावना आई। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में लेखकों, क्रांतिकारियों, महिलाओं और बच्चों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार ये कहना सुरक्षित होगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसके बाद भी बाकी जगह राष्ट्रवाद की जो भावना है वो प्रबल हुई है। अब इसे इंग्लिश में देखते हैं। The French Revolution helped to state the idea of nationalism as it encouraged the idea that people owned the country and they were an important part of the state. Thus, the revolutionaries overthrew the monarch and brought substantial changes in society. जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने लोगों के मन में इस आइडिया को पुट किया कि आप इस कंट्री को ओन करते हो, आप कंट्री के मालिक हो और इस स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। तो उन्होंने वहाँ पे जो मोनार्क था उसको हटा दिया और काफ़ी सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस लेकर आए। The features of post-revolutionary France in the background of nationalism are that firstly, the idea of fatherland and citizen was created to convince the community that had equal rights under the constitution. वहाँ पे कंट्री के अंदर जो सिटीजन थे सबको इक्वल, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबको इक्वल राइट्स दिए गए। Then the royalty was superseded with the new French flag, which is the tricolor. और वहाँ पे एक नया फ्लैग आया, ट्राइकलर। The States General was elected by a body of active citizens and was named as the National Assembly. जो वहाँ पे स्टेट जनरल था उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड टू अदर पार्ट्स एंड द रेस्ट ऑफ द कॉलोनियल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेशनलिज्म का जो आइडिया था बाकी लोगों के अंदर भी गया ये। The writers, revolutionaries, women and children had played a very important role to spread the word of nationalism. Thus, it would be safe to say that French Revolution of 1789 was the first clear expression of nationalism. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। यही इस क्वेश्चन में बताना था कि कैसे था। तो हमें थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था उसके बारे में बताना होगा, उसके कुछ फीचर्स बताओ और फिर यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ यही फर्स्ट एक्सप्रेशन था इसका, नेशनलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में इसे वापस लिया गया? What were the reasons for starting the non-cooperation movement? Under what circumstances was it withdrawn? तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये स्टार्ट क्यों हुआ था और फिर इसको ख़त्म क्यों किया गया ये बताना है। तो देखो यहाँ पे पहले हिंदी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कारण। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार को भारत में स्वशासन या स्वराज प्रदान करने के लिए राजी करने के प्रयास में आयोजित एक आंदोलन था। महात्मा गांधी ने शुरू किया था और वो ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए राजी करना चाहते थे कि भारत है जो वहाँ पे भारतीयों का ही शासन होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को जिन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा,
साम्राज्यवादी इंग्लैंड द्वारा अपने उपनिवेशों को मुक्त करने की इच्छा में कमी, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय सैनिकों का शामिल होना, ये सारे जो थे असहयोग आंदोलन शुरू होने के महत्वपूर्ण कारण थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद भारत में काफ़ी आर्थिक समस्याएं थी और कुछ जो इंग्लैंड की सरकार थी, पहले ये था कि वो भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन उनकी इस इच्छा में फिर कमी आ गई, वो नहीं चाह रहे थे करना। तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन शुरू किया। फिर इसको वापस क्यों लिया? आंदोलन को वापस लेने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला जनता द्वारा की गई हिंसा की विभिन्न घटनाओं, विशेष रूप से 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण किया। ये घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसमें क्या हुआ था, जहाँ लोग पुलिस से भिड़ गए, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, तो उन्होंने हिंसा की काफ़ी। तो गांधी जी ने महसूस किया कि लोग अभी तक एक जन संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि लोग अहिंसक तौर से प्रदर्शन करें, हिंसा ना करें, और सत्याग्रहियों को अहिंसक प्रदर्शनों के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने देखा कि अभी तो इनको ट्रेनिंग देनी है कि आपको नॉन वायलेंट रहना है, हिंसा नहीं करनी है, तो इसलिए उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, वो हिंसक होता जा रहा था। इंग्लिश में देखो, रीजंस फॉर स्टार्टिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। The non-cooperation movement was a movement organized by Mahatma Gandhi in an attempt to persuade the British government in India to grant self-government or Swaraj to India. महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात के लिए तैयार करना कि इंडिया के लोगों को स्वराज मिले, यानी लोगों का खुद का रूल हो यहाँ पे। The economic problem faced by India after the First World War, lack of desire by imperialist England to free its colonies, joining of Indian soldiers in the national movement were among the important reasons behind the starting of the non-cooperation movement. ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर इसको विड्रॉ क्यों किया गया, उसके क्या रीज़न थे? Gandhi ji decided to withdraw the non-cooperation movement due to various incidents of violence perpetrated by the masses, especially the Chori Chora incident in 1922, where the people clashed with the police, setting a police station on fire. 1922 में चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, तो लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। Gandhiji felt that the people were not yet ready for a mass struggle and that satyagrahis needed to be properly trained for non-violent demonstration. गांधी जी को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आग लगाएंगे, तो उन्होंने इसलिए अपना जो ये मूवमेंट था इसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन। औद्योगिक प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इन्हें दूर करने के उपाय लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, राइट वेज टू एंड इट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन से क्वेश्चन हर बार आता है, कभी पूछेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, कभी रिवर कैसे पॉल्यूटेड होती हैं, तो पॉल्यूशन किसी ना किसी वे में ज़रूर आएगा एग्जाम में, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। यहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पूछा है, तो देखो, प्रदूषण जिसका स्रोत सीधे उद्योग से उत्पन्न होता है औद्योगिक प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। यानी जो भी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से जो भी पोल्यूशन हो रहा है, उद्योगों से जो भी प्रदूषण हो रहा है, वही औद्योगिक प्रदूषण है। औद्योगिक क्रांति के बाद विनिर्माण और प्रौद्योगिकी ने प्रगति की, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक कारखाने और अधिक उद्योग उत्पन्न हुए। इन फैक्ट्रियों के कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है। जितनी ज़्यादा फैक्ट्री होंगी, कारखाने होंगे, तो उतना ही क्या होगा, प्रदूषण उतना ही ज़्यादा पैदा होगा। तो ये तो डेफिनेशन थी कि क्या है औद्योगिक प्रदूषण, उद्योगों से पैदा होने वाला प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण है। फिर इसे दूर करने की क्या उपाय है, ये बताना है हमें। तो औद्योगिक प्रदूषण को हर उद्योग के थोड़े से प्रयास से नियंत्रित किया जा सकता है। क्या क्या है वो प्रयास? प्रदूषण कम करने के लिए कारखानों और उद्योगों को पहला कदम उठाना चाहिए। वो क्या है? अपने उपकरणों, मशीनरी को अपग्रेड करना और उन्नत तकनीकों को लागू करना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों को उन्नत तकनीकों के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि अपशिष्ट यानी जो कचरा निर्माण है उसको कम किया जा सके और इसका उचित निपटान किया जा सके। जो फैक्ट्रीज के अंदर कचरा पैदा होता है उसका सही तरीके से निपटान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों को पर्याप्त अपशिष्ट निपटान तकनीकों को विकसित और लागू करने की भी आवश्यकता है। ऐसे टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, जिससे जो कचरा है उसका निपटान सही तरीके से हो। आसपास के पर्यावरण पर औद्योगिक कचरे के प्रभाव को धीमा करने के लिए उद्योग को स्थापित करने के लिए साइड चेन महत्वपूर्ण है। यानी जहाँ पे आप उद्योग लगा रहे हो, किस जगह पे लगा रहे हो, जो आबादी वाला एरिया है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, आबादी से दूर, शहर से बाहर इंडस्ट्रीज़ को लगाना चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पेड़ लगाना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। ये तो सभी को पता है, प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना सबसे अच्छा है। तो ये हो गए प्रदूषण को दूर करने के उपाय औद्योगिक प्रदूषण को। अब इसको इंग्लिश में देखो, पोल्यूशन हुज सोर्स ओरिजिनेट्स डायरेक्टली फ्रॉम इंडस्ट्री इज नोन एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। वो पोल्यूशन जिसके सोर्सेज डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, उसको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहेंगे।
After the Industrial Revolution, manufacturing and technology made advances which resulted in more factories and more industry. जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है तो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों ही काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुए हैं, तो जिससे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगी हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हैं, और इन फैक्ट्रीज़ की वजह से दीज फैक्ट्रीज एमिटेड स्मोक इनटू द एयर, ये एयर के अंदर स्मोक यानी कि जो धुआं है उसको रिलीज़ करती हैं. सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड विद लिटिल एफर्ट फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री. क्या क्या है वो एफर्ट? द फर्स्ट स्टेप द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड टेक इज to upgrade their equipment, machinery and should implement advanced technologies to initiate less pollution. Pollution कम करने के लिए उनको advanced technologies को adopt करना चाहिए, implement करना चाहिए, अपनी जो equipment है, मशीनरी है, उन सबको अपग्रेड करना चाहिए ताकि वो कम से कम पोल्यूशन जनरेट करें. दे शुड ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़ टू वर्क विद एडवांस टेक्नोलॉजीज टू मिनिमाइज वेस्ट क्रिएशन एंड फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इट. जितना भी वेस्ट जनरेट होता है पहले तो उस वेस्ट को मिनिमाइज करो और फिर उसको प्रॉपरली डिस्पोज करो. द इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. जो वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक है उनको अडॉप्ट करना चाहिए. Site selection for any industry setup is critical to slow down industrial waste impact on the surrounding environment. जो साइट सेलेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है आसपास का, उस पर पोल्यूशन के इम्पैक्ट ना हो. तो जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं करना चाहिए. Planting trees is one of the best solution to control industrial pollution as it purifies the air to breathe fresh. ताकि लोगों को फ्रेश एयर मिले, ताज़ी हवा में सांस लें, तो ये एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए. नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन में क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? इसका प्रमुख उद्देश्य लिखिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट? राइट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स. तो देखते हैं ये क्या होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना. पहले हिंदी में देखेंगे. तो देखो, किसी भी नदी पे ऐसा कोई डैम बनाया जाए जिससे एक से ज़्यादा पर्पस पूरे हो रहे हों, एक से ज़्यादा उद्देश्य हों, जिसकी उसी को कहेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना. बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, पीने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पीने की आपूर्ति तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए नियोजित जल संसाधन परियोजनाएं हैं. मतलब उनको हमारा क्या क्या उद्देश्य है उनको बनाने का? सिंचाई भी है, जल विद्युत उत्पादन यानी कि पानी से बिजली बनाना, पीने का पानी, इंडस्ट्रीज़ को भी पानी देना है, और बाढ़ को भी कंट्रोल करना है. ये सारे पर्पज़ हैं, इसलिए उसको कहा गया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना. ये एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजनाएं हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था और विकास में प्रमुख भूमिका निभाती हैं. अब वो क्या क्या उद्देश्य हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं. इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी और बिजली की आपूर्ति प्रदान करना है जो खाद्य उत्पादकता को बढ़ाता है. जब खेतों को अच्छे से पानी मिलेगा, सिंचाई होगी फसल में, तो वो बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा. ऐसी परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के उद्देश्य से नदियों पर कई बड़े, मध्यम और छोटे बांधों का निर्माण शामिल है. बांध बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर. उनका उपयोग नदी के प्रवाह को विनियमित करने और शुष्क अवधि के दौरान पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है. जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूखा होता है, तो पीने के पानी की कमी हो जाती है, तो उसकी आपूर्ति भी की जाती है इन्हीं परियोजनाओं से. औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी की पूर्ति, इंडस्ट्रीज़ को भी पानी पहुंचाया जाता है, और जो डोमेस्टिक पर्पज़ है उसके लिए भी पानी की जो रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है वो इनसे की जाती है. इंग्लिश में देखो, multi-purpose river valley projects are water resources projects planned for various purposes like irrigation, hydropower generation, water supply for drinking and industrial purposes, flood control and navigation. इन सब पर्पज़ के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं. These are projects serving more than one purpose. ये एक से ज़्यादा पर्पज़ को प्ले कर रहे हैं, इसलिए इनको मल्टीपर्पज़ कहा जाता है. प्लेइंग अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. जिससे किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, उसका डेवलपमेंट भी फास्ट होगा. मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज. क्या क्या है इनके पर्पज़? दीज प्रोजेक्ट्स aim at providing irrigation water and power inputs which then enhances the food productivity. इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड कराते हैं और पावर जनरेट की जाती है जिससे कि फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. Such projects involve construction of several large, medium and small dams on rivers with purpose of generation of electricity. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पर्पज से रिवर पे डैम बनाए जाते हैं. दे आर यूज टू रेगुलेट रिवर फ्लो एंड एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स. ड्राई पीरियड्स के टाइम पे वाटर की सप्लाई को ये मेंटेन रखते हैं. वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पज, इन पर्पज के लिए भी ये वाटर की सप्लाई करते हैं.
नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन। स्पष्ट करें कि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया गया है। एक्सप्लेन वाई द सेंटर हैज़ बीन मेड मोर पावरफुल देन द स्टेट्स इन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या है कि जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके पास कम शक्तियाँ हैं, कम पावर्स हैं और सेंटर के पास ज़्यादा हैं। तो हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। तो देखो, भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, यानी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होती है, राज्य सरकार के पास नहीं होती इतनी, और संघीय दृष्टिकोण से अत्यधिक असमान है। जबकि फेडरल सिस्टम का ये मतलब है, संघीय व्यवस्था का ये मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों के बीच शक्तियाँ बटी हुई होती हैं। चूंकि संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, मुद्रा, विदेश मामले, नागरिकता, रेलवे ये शामिल हैं, तो केंद्र के पास समवर्ती सूची पर अधिभावी अधिकार है और अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास छोड़ दी गई है। क्योंकि जो केंद्र को इम्पॉर्टेंट इशू होते हैं जैसे कि रक्षा, यानी कि डिफेंस, मुद्रा, विदेशी मामले, नागरिकता, रेलवे, ये सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये केंद्र के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, इसलिए उनको ज़्यादा शक्ति दी गई है। राज्य की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। देखो, कोई भी भारत का नागरिक होता है, ऐसे तो नहीं होता कोई उत्तराखंड का नागरिक है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, महाराष्ट्र का है ना। तो राज्य की अपनी कोई नागरिकता नहीं होती। प्रत्येक भारतीय को नागरिकता के समान अधिकार हैं, चाहे वे किसी भी राज्य में रहता हो। सब भारतीयों के लिए एक ही जैसी नागरिकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय एकल एकीकृत न्याय प्रणाली बनाते हैं। कानूनों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, ये एक वो बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं, यानी कि एकीकृत, एक साथ मिलकर पूरी न्यायिक प्रणाली बनाते हैं। जब हाई कोर्ट का जो फैसला होता है उससे कोई सेटिस्फाई नहीं होता, फिर वो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। दुनिया के लगभग हर संघ के सावधानी पूर्वक विश्लेषण पर पता चलता है कि केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है ताकि अखंडता को बनाया रखा जा सके और देश की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली इसलिए बनाया गया है ताकि देश की अखंडता को बनाए रखा जा सके। अगर सब राज्यों को भी इतने ही अधिकार होंगे जितने केंद्र को हैं तो उससे देश की अखंडता पे खतरा है। सबके अपने अपने कानून होंगे, सबके अलग अलग तरीके होंगे, तो उससे दिक्कत हो सकती है। इसलिए संघ को यानी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इंग्लिश में देखो, द डिवीजन ऑफ पावर्स इज इन फेवर ऑफ द सेंटर एंड हाईली इन इक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल। फेडरल एंगल से काफ़ी डिफरेंट है ये। जो यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर के पास पावर ज़्यादा है। एज अ यूनियन लिस्ट कंटेन मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जो यूनियन लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि डिफेंस है, करेंसी है, एक्सटर्नल अफेयर है, सिटीजनशिप है, रेलवे है, ये सारे सेंटर के पास हैं। तो ये स्टेट लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट के पास इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। द सेंटर हैज़ ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कंकरेंट लिस्ट एंड द रेजिडुअरी पावर्स हैव आल्सो बीन लेफ्ट विद द सेंटर। तो इसीलिए कुछ जो पावर है, इंपॉर्टेंट पावर हैं, वो सारी सेंटर के पास छोड़ी गई हैं। There is no state citizenship. Every Indian has the same rights of citizenship no matter in which state he resides. कोई स्टेट की अपनी सिटीजनशिप नहीं होती, सबके पास इंडियन सिटीजनशिप है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहता है। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स फॉर्म अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक ही इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं। टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉज दे आर प्लेस्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। ताकि लॉ की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसलिए उनको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। On careful analysis of almost every federation in the world, there is an ultimate centralizing tilt. हम किसी भी कंट्री के अंदर देखें अगर फेडरल सिस्टम में, तो वहाँ पे ये सेंटर की तरफ एक झुकाव देखने को मिलेगा। So as to maintenance of integrity and to serve the specific needs of the country. और ऐसे क्यों है? एक तो जो कंट्री है, कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको बनाए रखने के लिए, और जो स्पेसिफिक नीड है, कुछ स्पेशल नीड है कंट्री की, उनको पूरा करने के लिए सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है स्टेट से। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करने थे, बाकी एक और वीडियो बचती है, उसमें फिर ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैप वाले क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो बस इस वीडियो के लिए यही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।